आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। चूंकि हम जानते हैं कि तीन ओर से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। अब हमें ये जानना है कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। तो त्रिभुज आपका एक विषमबाहु त्रिभुज, एक आपका समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। इसके अलावा एक समकोण त्रिभुज भी होता है। एक और देखा जाए तो समकोण और समद्विबाहु को मिला दिया जाए तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है 10 क्लास का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, ट्रायंगल बोलते हैं जिसे, इसमें हमें ये पढ़ना है कि त्रिभुज समरूप कैसे होंगे या आकृतियां समरूप कैसे होंगे। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आकृतियां सर्वांगसम कैसे होती हैं। तो सर्वांगसम और समरूपता में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन देखना है कि क्या अंतर है। जैसे हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, हम इसको मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। एक अलग त्रिभुज हम ले लेते हैं, आपको इसमें त्रिभुज पी क्यू आर, ये अब मेरा पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। चूंकि हमें ये चेक करना है कि ये सर्वांगसम या समरूप है, तो सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सर्वांगसम आकृतियां उसे कहते हैं जो एक दूसरे के समपाती हों, यानी जिसके भुजा भी बराबर हों। सभी भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये ए बी पी क्यू के बराबर होगा, ए सी पी आर के बराबर होगा और ये बी सी क्यू आर के बराबर होगा। इसके साथ ही साथ ये सभी एंगल, इसके संगत एंगल आपस यानी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो कहेंगे ये ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। लेकिन यदि ये बराबर न हो, यदि भुजा बराबर न हो, कोण बराबर न हो या फिर क्षेत्रफल बराबर न हो, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। जबकि समरूप में ऐसा नहीं है। समरूप में क्या होता है कि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब बाकी जो संगत कोण होते हैं, जैसे कि सर्वांगसम आकृतियां में हम पढ़ चुके हैं कि संगत कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे ही समरूप त्रिभुज में कोण हमारे जो होंगे संगत कोण वो आपस में बराबर होंगे, लेकिन जो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी। इसीलिए हम देखेंगे चैप्टर 6.1 में जब यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि बताइए कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो हम दो वृत्त ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त और ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। चूंकि इन दोनों के रेडियस में अंतर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। चूंकि इसका जब हम निकालेंगे रेशियो, भुजा का रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे इन रेडियस का, तो सेम आएगा। कहीं का भी इधर का रेशियो ले ले और इधर का रेशियो ले ले, इन दोनों का भी रेशियो निकालेंगे तो इनके रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एक बात और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे दोनों रेडियस आपस में समान नहीं है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखना है कि इनके जो एंगल होंगे, हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल में सेंटर पे, किसी भी वृत्त में उसके केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है ना। तो चूंकि इन दोनों के सेंटर पे कितने डिग्री, 360 डिग्री का एंगल हुआ, इसलिए ये दोनों वृत्त क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम हुई कि समरूप, समरूप हुई। बहुत बढ़िया, हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, पहला का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि सभी वर्ग होते हैं। तो हम यहाँ पे एक वर्ग खींच लेते हैं, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग खींच लिया हमने। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये, और बगल में हमने 3 सेंटीमीटर वर्ग खींच लिया। ऐसा तो इसमें नहीं बोल रहा है कि सेम भुजा वाले वर्ग, ऐसा नहीं बोल रहा है। तो हम मान लिए ये 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग हो गया। तो इनका जो रेशियो होगा, इनके संगत भुजा का जो रेशियो होगा इक्वल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि वर्ग में कितने डिग्री के कोण बनते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि प्रत्येक संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है और संगत भुजा हमारा समान अनुपात में है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये क्लियर हो गया। तीसरा देखेंगे, दिया हुआ है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होंगे, यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज में
कहीं समद्विबाहु त्रिभुज में 30-30 डिग्री का कोण बनता है, कभी समद्विबाहु त्रिभुज में 45-45 डिग्री का कोण बनता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है। लेकिन समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। जैसे मान लिया कि समबाहु त्रिभुज 3 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज लिया। समबाहु त्रिभुज यानी वैसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का हो। तो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर भुजा का हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का हो गया। और एक यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज ले लिया। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भुजा का हमने क्या ले लिया, दो समबाहु त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के कोण होते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण अंकित कर दिया हमने। तो चूंकि यहाँ पे इनका जो रेशियो देखेंगे 3/5, फिर इन दोनों का रेशियो 3/5 और फिर इन दोनों का रेशियो 3/5 हो गया हमारा। तो इन तीनों का रेशियो तीनों संगत भुजाओं का रेशियो क्या आया, इक्वल आया, 3/5 आया। और इनका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो इनके संगत कोण भी क्या हो गए, सेम हो गए, बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मालूम कैसे चलेगा कि कोई त्रिभुज है तो समरूप होगा। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और संगत कोण समान हो तो हम कह सकते हैं या फिर कहेंगे कि वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो। यही चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण होते हैं बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एक प्रमेय आता है हमारा, जिसे हम बहुत ही भव्य प्रमेय है। इसका नाम है आपका थेल्स प्रमेय। क्या नाम है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय नाम। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। आपके बुक के अनुसार दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। ये दो प्रमेय होते हैं, इनका एक विलोम भी होता है। जैसे इसमें हमें सीधे ये करना है कि इनकी जो दो भुजाएं हैं, जिसे एक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये समान अनुपात में होंगे, तो उसमें समान अनुपात में दिया होगा और ये तीसरी भुजा के समानांतर इसे सिद्ध करना होगा। लेकिन थेल्स प्रमेय में हमें ये दिखाना है कि किसी त्रिभुज में खींची गई एक रेखा यदि एक भुजा के समानांतर हो तो वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा त्रिभुज PQR हुआ, या फिर ABC ले लेते हैं। एक हम रेखा खींच देते हैं यहाँ पे PQ। चूंकि एक त्रिभुज में ABC में PQ BC के समानांतर खींचा गया तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये AP बटा में BP और AQ बटा में QC आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, उसे समझ लेते हैं अच्छे से और उसी को क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिख देते हैं, जिसे हम बोलते हैं उपपत्ति। क्या बोलते हैं, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ समानांतर BC है तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AP बटा में PB, AP बटा में PB
और ए क्यू बटा में क्यू सी, यानी ये दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो चूंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जिनमें रचना करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आखिर रचना क्यों करना पड़ेगा, है ना। तो हमें इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो इसमें रचना कर लेंगे। रचना क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। इसमें करेंगे क्या, ये बी क्यू को डैश लाइन से मिला देंगे, डॉट लाइन से, ठीक है, और ये पीसी को भी डॉट लाइन से मिला देंगे। इसके बाद पी से एक लंब खींच लेंगे, किस पर, एसी पर। किस पर खींच लेंगे, एसी पर एक लंब खींच लेंगे, और क्यू से एबी पर लंब खींच लेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया पीएन और ये मेरा हो गया क्यूएन। अब रचना में लिखेंगे बीसी और बीक्यू है, बीक्यू और पीसी को मिलाया तथा पी से पीएम लंब ए और क्यू से क्यूएन लंब ए बी डाला, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, ये रचना हो गया हमारा। अब रचना के बाद सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के लिए कभी भी हमें हल नहीं लिखना है। सबसे पहले उत्पत्ति, यदि रचना मांग रहा है तो रचना, और इसके बाद हमें ध्यान देना है कि प्रमाण लिखना है। क्या लिखना है, प्रमाण लिखना है। प्रमाण लिख दिया हमने। अब प्रमाण में अब हम क्वेश्चन को बनाना चालू करेंगे। कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान देते रहना है, ठीक है। अब करेंगे क्या कि हम त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखाएंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जनरल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस त्रिभुज ए पी क्यू में दो लंब है, एक क्यूएन लंब है और एक पीएन लंब है। किसी एक लंब को लेकर चलेंगे हम, किसी एक लंब को लेकर चलेंगे। तो ध्यान देना है कि क्यूएन लंब लेंगे हम, लंब उसी को लेंगे जिस पर वो लंब हो, या फिर आधार उसको लेंगे जिस पर लंब स्थित हो। तो यदि हम आधार एपी लेते हैं तो हमारा लंब क्या होगा, क्यूएन होगा। और यदि आधार हम ए क्यू लेते हैं तो हमारा लंब क्या होगा, पीएम होगा, ठीक है। चलिए हम पहले आधार ले लेते हैं एपी। क्या लेंगे, एपी ले लेते हैं, तब मेरा लंब क्या होगा, क्यूएन होगा। क्या होगा, क्यूएन हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू। बी पी क्यू हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, 1/2। अब आधार लेंगे हम पीबी। क्या लेंगे, पीबी ले लेंगे आधार। अब यहाँ पे लंब देखना है, चूंकि हमने जो क्यूएन लंब डाला है वो किस पर डाला है, एबी पे डाला है। किस पे डाला है, एबी पे डाला है। चूंकि ये पीबी और एपी ये दोनों एबी के ही भाग हैं और क्यूएन को एबी पे लंब डाला गया है, तो यदि ये एपी का लंब क्यूएन होगा तो पीबी का भी लंब क्या होगा, क्यूएन होगा। इसलिए 1/2 पीबी गुणे क्यूएन हो गया। ये इक्वेशन हो गया मेरा 2, समीकरण 2 हो गया। अब करेंगे क्या कि समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर भाग देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी नहीं है, ए पी क्यू है। क्या है, ए पी क्यू, और एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू। ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू हो गया। अब चूंकि बराबर के इस साइड वाले को भाग दे दिया, अब बराबर के इस साइड वाले को भाग देंगे। 1/2 गुणे ए पी गुणे क्यूएन, अब बटा में 1/2 गुणे पी बी गुणे क्यूएन।
अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्यूएन से क्यूएन कट गया। अब होगा क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर ए पी बटा में पी भी होगा। ये इक्वेशन मेरा हो गया थर्ड। ठीक है, अब इस बार क्या करेंगे, अब फिर से एक बार त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हमने आधार लिया था ए पी को, अब आधार लेंगे हम ए क्यू को। चलिए निकालेंगे हम क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बराबर 1/2। हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हमने पिछला बार क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार यूज किया था ए पी, अब इस बार आधार यूज करेंगे ए क्यू। हमने आधार ले लिया ए क्यू। अब चूंकि ए क्यू पे लंब क्या है, मेरा ए क्यू पे क्या लंब है, पीएम लंब है, तो मेरा यहाँ पे लंब हो गया पीएम। ये इक्वेशन हो गया मेरा 4। फिर निकालेंगे त्रिभुज सी क्यू पी का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी का क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी बराबर 1/2 गुणे। अब जैसा कि यहाँ पे आधार हम लेंगे सी क्यू आधार ले लिया। अब चूंकि सी क्यू का लंब क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि जो ये पीएम लंब है ये एसी का लंब है ना, एसी का लंब है, तो जब ये ए क्यू का लंब होगा तो ये एसी का पार्ट ही क्यूसी है, इसलिए इसका भी लंब क्या होगा, पीएम हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया 5। हम समीकरण 4 में 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। लिखेंगे समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी बराबर 1/2 गुणे ए क्यू गुणे पीएम 1/2 गुणे सी क्यू गुणे पीएम। ये 1/2 से 1/2 कटा, पीएम से पीएम कटा, क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी बराबर ए क्यू बटा में सी क्यू। ये इक्वेशन मेरा हो गया 6। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ से ध्यान देंगे, 9th क्लास में हमने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज ना, यदि किसी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज, एक ही, अब यहां तक हमने देख लिया। अब हम 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे त्रिभुज बी पी क्यू और सी क्यू पी दोनों पी क्यू पे स्थित है और ये दोनों पी क्यू और बी सी के बीच में स्थित है, और यहाँ पे पी क्यू और बी सी आपस में समांतर है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं, इसलिए अब चूंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज बी पी क्यू और सी क्यू पी एक ही आधार पी क्यू पे स्थित है, और साथ ही साथ ये पी क्यू बटा में बी सी के पी क्यू और बी सी के बीच में स्थित, जो कि दोनों आपस में क्या है, समांतर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या हो जाएंगे,
समानांतर हो जाएंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP। ये इक्वेशन हो गया हमारा 7। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 3, 6 और 7 से। अब यहाँ पे CQ की जगह यदि हम BPQ रख देते हैं तो ये भाग और ये भाग आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये AP बटा में PB और AQ बटा में CQ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3, 6 और 7 से AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC, और यहाँ पे हमारा थेल्स पर में क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और ये रहा हमारा थेल्स पर में। आगे हम देखेंगे थेल्स पर में का विलोम अगले वीडियो में। धन्यवाद।